नमस्कार। हिमाचल और गुजरात का जनादेश पूरे देश के सामने है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बढ़त हासिल कर ली है और इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाने वाली है। हम गुजरात की बात करेंगे क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। हमारे साथ इस सारे विषय में चुनाव के परिणाम के ऊपर और उस चुनाव से क्या प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश पर, इन सारे विषय पर बात करने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए नमस्कार। सर, चुनाव परिणाम सामने है। बार बार चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। एंटी इनकम्बेंसी से क्या फर्क पड़ा है चुनाव परिणाम पर? जहाँ तक गुजरात की बात है तो मुझे नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर वहाँ हुआ है। बीजेपी वहाँ 27 साल से सरकार में है और अगले 5 साल जो उनको मिले हैं दमदार तरीके से, तो वो पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो मेरे ख्याल से कि बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया और जिस तरह मुद्दों को उठाया है और विरोधियों के मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने डिफ्यूज़ किया है, वो उनकी रणनीति का बड़ा हिस्सा है। इसलिए अगर वहाँ थोड़ी बहुत रही भी होगी एंटी इनकम्बेंसी तो उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जीत ही नहीं रही है बल्कि बहुत रिकॉर्ड तरीके से जीत रही है। मतलब ऑल टाइम हाई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वही तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी इतनी सीटें बीजेपी की नहीं आ पाई थी जो भूपेंद्र पटेल जैसे कम जाने पहचाने चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी जीत रही है। तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं जिस पर बारीकी से विश्लेषण की बहुत ज़रूरत है। सर, हम मुख्यमंत्री के विषय में जब आपने कहा कि जो नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने। सर, 3 बार मुख्यमंत्री के चेहरे चेंज किए गए हैं गुजरात में। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करने से, बदलने से परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता है? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से पड़ा है इसका परिणाम, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का सीधा मतलब यह था कि पाटीदारों के हाथों में राज्य की सत्ता सौंपना। अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप तो पिछले करीबन 20-25 साल से गुजरात की राजनीति में पाटीदारों का वर्चस्व रहा है और मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जो है इसी वर्ग का बनता आया है। पहली बार बीजेपी ने एक प्रयोग किया था जो किसी हद तक उनका मेरे ख्याल से सफल नहीं रहा। उन्होंने पहले वो एक जैन मुख्यमंत्री बनाए थे और उसके बाद फिर अभी बीच में जो एक और उन्होंने प्रयोग किया वो भी असफल रहा। तो कुल मिला के ये था कि पाटीदार समुदाय की जो नाराज़गी तो बीजेपी से दूर चला गया था जो वर्ग, बीजेपी ने उस पर बहुत मेहनत की है और बताया जाता है करीब 12 से 14% पाटीदारों की आबादी पाटीदार मतदाता हैं गुजरात के अंदर। ये वर्ग 2017 में जब हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन चलाया था, बीजेपी से नाराज़ हो गया था और काफ़ी हद तक ये कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, जिसका कारण से कांग्रेस सीटें बढ़कर के 77 हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने इन पिछले 2-3 सालों के अंदर इस वस्तुस्थिति को समझा है, ज़मीनी सच्चाई को, कि पाटीदारों को इग्नोर करके, क्योंकि नितिन पटेल भी उप मुख्यमंत्री बने थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाटीदारों को फिर से महत्व दिया, उनको कैटर किया एक तरह से। इसका नतीजा सामने है। हार्दिक पटेल जिन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया और बाद में कांग्रेस में चले गए थे, वो खुद ही बीजेपी में आ गए, तो निश्चित रूप से उनके साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग भी बीजेपी के पक्ष में आ गया और जो विरोध की जो भावना थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लगभग समाप्त हो गई। पाटीदारों के आने से बीजेपी का वोट बैंक एकदम बढ़ा है। अगर हम वोट शेयर की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में जब बीजेपी 99 सीटें जीती थी चुनाव के अंदर, उनका वोट शेयर करीबन 49% रहा था और अभी जो टेंटेटिव में आंकड़े आ रहे हैं वो ये 53% से ऊपर जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और भूपेंद्र पटेल जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था वो खुद नहीं जानते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर भी उन्होंने मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने जैसा भी काम किया हो, लेकिन कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि उनके लेकर कोई विरोध नहीं हुआ है। सर, 2 बातें, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, दोनों पार्टियां लग चुकी हैं तैयारी में। आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश की तरफ रुख करने लगी है, अप्रोच करने लगी है। बात एंटी इनकम्बेंसी की जाए या फिर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है।
उसका प्रकार अलग है। गुजरात में अलग प्रकार से होता था, मध्य प्रदेश में अलग प्रकार से होता है। और मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा और एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में भी प्रभावित करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में और गुजरात में आपने जैसे कहा कि दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग है। गुजरात का जनादेश जो है वो दरअसल मोदी के पक्ष में भी बड़ा जनादेश है। मतलब ये खाली दूसरे मुद्दों की बात हम नहीं करते। गुजरात ने ये कह दिया कि मोदी को किसी भी तरह की आलोचना जो है वो सहन नहीं करेंगे, और इसके लिए भी गुजरातियों ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि मोदी जी को फिर टारगेट इस चुनाव में करने की कोशिश की गई थी। तो ये मोदी के लिए एक तरह से उनकी बैकिंग है गुजरात से, जो उनका गृह प्रदेश है। और गुजरातियों ने कहा कि भाई मोदी से बढ़कर कोई नहीं है, बाकी सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। गुजरात की एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं शीला भट्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस पहले बीच में किया था। उन्होंने कहा था गुजराती चुनाव के पहले की बात है ये, गुजराती इस असमंजस में है कि वो जो है स्थानीय मुद्दों को देखें या मोदी का चेहरा देखें। तो जो चुनाव नतीजा है सामने आया, उससे तो ये लग रहा है कि मोदी को उन्होंने पहले आगे रखा है, बाकी उनकी समस्याएं और जो दूसरे मुद्दे हैं वो उसके बाद में हैं। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का पिछले 1.5 साल का समय छोड़ दें तो बीजेपी सत्ता में है 2014 से, और लगभग 14-15 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी है और इसका असर दिख सकता है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो गुजरात का जो चुनाव परिणाम है उसमें एक मध्य प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो आदिवासी बेल्ट है गुजरात का, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और हमारे झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले उससे लगते हैं, उन इलाकों में बीजेपी ने लगभग अधिकांश सीटें जीत रही है। वो लगभग 36 सीटें गुजरात में हैं आदिवासियों की, उसमें से मैं देख रहा था लगभग 26-27 सीटें वो बीजेपी जीत रही है। तो ये एक बड़ा अहम बात है कि आदिवासियों को फिर से बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसका सकारात्मक संदेश जा रहा है। अब अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो मालवा निमाड़ रीजन में 66 सीटें, उसमें से 21 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। और ये वही इलाका है जहाँ भिलाला जो आबादी है, जो गुजरात के अंदर भी है और मध्य प्रदेश में भी है, उस पर ये असर करती है। तो अगर यही ट्रेंड अगर मध्य प्रदेश में भी रहता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए जो आदिवासी वोट बैंक पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में कांग्रेस के पाले में चला गया था, वो हो सकता है बीजेपी पाले में वापस आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी और चुनाव वापस अगली बार सत्ता में लौटने में उससे बहुत सुविधा होगी। सर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, वनवासियों को जोड़ रही है, ये आपका मान। तो वहीं अगर जुड़ने की बात होती है तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई है। लगभग 90 से 100 दिन होने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा को। मध्य प्रदेश में बार बार भारत जोड़ो यात्रा का जो शेड्यूल है वो भी चेंज किया गया, कारण था गुजरात चुनाव। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा ने गुजरात चुनाव को प्रभावित कर पाया है कि क्या लगता है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से गुजरात में वोट बैंक बड़ा हो, या फिर किस प्रकार से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है ऐसा तो इन चुनाव नतीजों से लगता नहीं है। कांग्रेस वहाँ जीत रही है जहाँ राहुल गांधी गए ही नहीं थे। गुजरात भी वो शायद एक दिन ही गए थे, एक दो सभाएं उन्होंने की थी केवल नाम मात्र के लिए, जबकि ये सवाल उठ रहा था कि गुजरात में राहुल गांधी प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनकी यात्रा का चुनाव से कोई सीधा कनेक्शन तो अभी दिख नहीं रहा। और खुद कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि भले ही बचाव की मुद्रा में कह रहे हैं वो कि भाई हमारी यात्रा अलग तरह की है और इसका कोई इस तरह का सीधा चुनावी राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। वो खैर अलग बात है, लेकिन सवाल है कि इस संदर्भ में भी राहुल गांधी की यात्रा को परखा जाएगा और परखा जा रहा है, क्योंकि वो एक राजनेता हैं और एक राजनीतिक पार्टी आयोजन कर रही है, तो इसका चुनाव से संबंध तो सीधा है ही, चाहे भले ही उससे इनकार करें। तो राहुल गांधी की यात्रा का चुनावी नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। हिमाचल में अगर पार्टी जीत रही है तो उसके दूसरे कारण है, राहुल गांधी की यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी वहाँ पर हर चुनाव में पार्टी राज बदलने का जो परंपरा है वो कायम रही है, तो इसमें किसी को आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। हर एक का एंटी इनकमेंसी वहाँ काम करती है, हर शासन की, हर पार्टी की, अगली बार वो सत्ता से बाहर हो जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है। तो वही दिल्ली, यहाँ तो छोड़िए आप, MCD के चुनाव के अंदर भी राहुल गांधी की यात्रा को असर दिखा नहीं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई।
तो कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई चुनावी राजनीति से कोई सीधा संबंध अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसका कोई सकारात्मक असर उस पर पड़ रहा हो। अब वो क्यों यात्रा कर रहे हैं और क्यों आज जारी रखे हैं वो अलग मुद्दा है, उसका बहुत व्यापक उद्देश्य होगा उनका होगा और उसका व्यापक असर देख रहे होंगे वो। ये कांग्रेस का अपना दृष्टिकोण है और उनका अपना आकलन है, लेकिन राहुल गांधी इसका कोई असर छोड़ पा रहे हैं यात्रा के माध्यम से चुनाव जीतने की दृष्टि से, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। सर, मध्य प्रदेश में यात्रा से कोई इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, यात्रा जहाँ से जब भी गुजरती है, और राहुल गांधी की नहीं, मैं तो बाबा आमटे की यात्रा को कवर भी कर चुका हूँ। आज से 34 साल पहले निकली थी, मैं उस यात्रा में 3 दिन साथ में था। उन्होंने साइकिल पर यात्रा निकाली थी, वो भी भारत जोड़ो यात्रा भी निकले थे, यही नाम था उसका भी। और उनकी यात्रा तो 5000 किलोमीटर लंबी थी, इनकी तो 3,500 किलोमीटर ही है। तो जब तक यात्रा चलती है उसकी ये चर्चा होती है, लोगों में एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है। राहुल गांधी की यात्रा से इतना ज़रूर हुआ है कि लोगों में राहुल गांधी के प्रति एक नए सिरे से कौतूहल जागा है। ये बात दिख रही है कि लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, भाई समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ये कोई वोट में कन्वर्ट हो सकती हैं, कांग्रेस को सत्ता में लौटा सकती हैं, इसकी संभावना अभी तो बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तो तब होगा कि राहुल गांधी सचमुच एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आएंगे और उस तरह से मेहनत करेंगे तो हो सकता है कुछ नतीजा दिखाई दे। सर, आखिरी प्रश्न, अब चूंकि 1 साल भी नहीं बचा है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आगे की अप्रोच क्या होगी? देखो, मेरे को जो लगता है कि बीजेपी अभी जिस तरह से SC ST वोटों को जोड़ने के लिए, खास करके आदिवासी वोटों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में 47 सीटें बहुत मायने रखती हैं उनके लिए, तो इसको जिस तरह से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो उसका अगर गुजरात को हम अगर पैमाना मान लें तो बीजेपी के पक्ष में वो जा रहा है। कांग्रेस हालांकि मध्य प्रदेश का संदर्भ कांग्रेस या इवन वो जो गुजरात में भी वो बेल्ट किसी समय कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस वही मान रही है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी बेल्ट उसके साथ में रहेगा, लेकिन वो जिसके लिए जो मेहनत होनी चाहिए तो वैसी तो कांग्रेस में कहीं दिख नहीं रही है। तो भले ही वो पिछले चुनाव में कांग्रेस साथ चला गया हो, तो अगले चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है तो हो सकता है कि वो ठीक है, उनकी अपेक्षा के अनुरूप वो न भी हो, लेकिन अगर आधी सीटें भी अगर बीजेपी वापस ले लेती है कुल आरक्षित सीटों में से, तो बीजेपी का काम तो बन जाता है ना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सारी चर्चाएं करने। तो हमने सारी चीज़ों को जाना कि एंटी इनकम्बेंसी जो गुजरात में थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में मुख्यमंत्री 3 बार बदले गए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के क्या मायने रहे और भारत जोड़ो यात्रा ने गुजरात चुनाव पर गुजरात में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। हमने इन सारे विषयों पर बात की, विस्तृत चर्चा की, और इसी प्रकार से विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।